हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विश्वनाथ। वेलकम टू इनकम टैक्स। आज हम इनकम टैक्स के दूसरी क्लास में इस क्लास में हम बात करेंगे इनकम टैक्स चार्जिंग सेक्शन लेकर, और इसमें ही हम एसएससी क्या होता है, पर्सन क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, इन सब के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 4 लेकर हम आपको बात करते हैं। चार्जिंग सेक्शन, इसको हम बोलते हैं सेक्शन 4, है ना। इसको हम चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं। सेक्शन 4 को हम चार्जिंग सेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकम टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सेक्शन है वो यही है। क्यों? यही बताता है कि हर एक पर्सन को अपना प्रीवियस ईयर में वो जो इनकम किया है उसके ऊपर टैक्स उनको असेसमेंट ईयर में देना है। मतलब आप अगर बोलना चाहो तो टैक्सेशन सिस्टम में इनकम टैक्स का जो बैकबोन है वो बैकबोन ही सेक्शन 4 है, क्योंकि सेक्शन 4 ही एकमात्र ऐसा सेक्शन है जो हर एक टाइप का पर्सन को हर एक टाइप की इनकम के ऊपर टैक्सेबिलिटी एंड टैक्स लायबिलिटी के लिए लायबल करता है, सिर्फ यही सेक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है, इसीलिए ये सेक्शन 4 है। तो सेक्शन 4 ने क्या बोला, मैं आपको बोलता हूं क्या बोला। इट्स प्रोवाइड्स, या ये बताता है कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। अब ये प्रीवियस ईयर क्या होता है इसके बारे में भी हमें बताया जाएगा, वो हमें बताया जाएगा सेक्शन 3 में। आप बोल रहे, हम सोच रहे होंगे ना कि सर एक बार में सेक्शन 1 से कूद के सेक्शन 4 में पहुंच गए। क्यों पहुंच गए, इसके पीछे रीजन ही यही है। आपको मैं बाकी जो सेक्शन है वो बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वैसे तो सारा सेक्शन हम देखेंगे नहीं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वही लेके हम बात करेंगे। बट हाँ, जरूर बात करेंगे, इसलिए हम कूद के नहीं जाएंगे, बीच में करके जरूर ले आएंगे, है ना। तो देखिए, तो इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर बताया जाएगा है किसमें, सेक्शन 3 में, ऑफ ए पर्सन। अभी पर्सन के बारे में भी हमें बताया जाएगा किसमें, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में। यानी 231 बताएगा हमें किसके बारे में, पर्सन के बारे में। इज चार्जेबल टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर, इन द असेसमेंट ईयर। और जानते हैं ये असेसमेंट ईयर बताया जाएगा टू सबसेक्शन 9, टू सबसेक्शन 9 में हमें बताया जाएगा किसके बारे में, असेसमेंट ईयर के बारे में। तो मतलब क्या हुआ, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में जो इनकम हुआ किसका, एक पर्सन का। आप सोच रहे होंगे पर्सन मतलब सिर्फ राम श्याम जदू मधु ऐसे कोई होगा, नहीं। यहां पर पर्सन मतलब 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन आपको बता दिया गया है, जिसके अंदर सारे टाइप का पर्सन आपका आ जाता है, ठीक है। तो इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ ए पर्सन इज चार्जेबल टू टैक्स इन द इमीडिएट असेसमेंट ईयर। जो असेसमेंट ईयर अगला है उसी असेसमेंट ईयर में उसका टैक्स कैलकुलेट होगा एंड टैक्स पेमेंट किया जाएगा। इसीलिए बोलते हैं इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ ए पर्सन इज चार्जेबल टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। तो ये जो चार्जेबिलिटी ये बताया कौन ने, ये बताया आपका सेक्शन 4 ने। तो सेक्शन 4 ने आपको क्या बताया कि हर एक टाइप का पर्सन जिसका भी प्रीवियस ईयर में कुछ ना कुछ इनकम हुआ है वो आपका चार्जेबल है। किसके हिसाब से, प्रोवाइड प्रीवियसली बताया गया फाइनेंशियल ईयर जो में जो आपको टैक्स रेट बताया गया है उसी फाइनेंशियल ईयर के टैक्स रेट के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा, ठीक है। और सभी पर्सन होगा, सभी पर्सन के लिए होगा, 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन आएगा। इसमें आप देखेंगे कि कोई भी टाइप का पर्सन इसमें से बाहर नहीं है, समझ गए। तो सीधी सी बात है, चार्जिंग सेक्शन में आपको ये चार्जेबिलिटी बताया गया कि भाई आप प्रीवियस ईयर में जो भी आप इनकम कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आपका कब होगा, असेसमेंट ईयर में, ठीक है। तो आपने यहां पर एक तो देखे सबसे पहले प्रीवियस ईयर, है ना। जो हम देखेंगे एज पर सेक्शन 3 में। नेक्स्ट हम देखेंगे असेसमेंट ईयर,
जो हमें बताया गया एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में। एक हम बात करेंगे पर्सन लेकर, जो हम बात करेंगे एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में। समझे? ये तीनों चीज हमें डिफाइन करना पड़ेगा। जब ये तीनों चीज आपको समझ में आ जाएगा तो मैं जो बोलना चाहा ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो आपके दिमाग में अभी है कौन सी टाइप का पर्सन, कौन सी प्रीवियस ईयर, कौन सा असेसमेंट ईयर, वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलो एक एक करके हम डिस्क्राइब करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ ए पर्सन इज चार्जेबल टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। ये हमें बताया गया किसमें? ये हमें बताया गया चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन कौन सा है हमारा? चार्जिंग सेक्शन 4 है। ठीक है, तो ये हमें इसमें क्लियर कर दिया गया। और इसी सेक्शन के द्वारा आपको ये बताया गया कि यहाँ पर जो टैक्स चार्ज होगा वो फाइनेंशियल ईयर में जो प्रिस्क्राइब्ड रेट आपको बताया जाएगा उसी प्रिस्क्राइब्ड रेट में टैक्स चार्ज होगा। और एवरी पर्सन, जो आपको सेक्शन 231 में बताया गया, हर एक पर्सन के ऊपर टैक्स आपका चार्ज होगा। कोई भी पर्सन इसमें से बाहर नहीं है। आप देखेंगे जब तो आप देख भी पाएंगे कि इसमें कोई भी पर्सन आपका बाहर नहीं है। पर्सन मतलब हर एक पर्सन, इवन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो खुद सोच नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ही इज आल्सो ट्रीटेड एज ए पर्सन। वो भी एक पर्सन बोल के ट्रीट होगा। ठीक है, यहाँ पर तो मतलब यहाँ पर कोई भी पर्सन छूट टैक्स से बाहर नहीं है। सभी पर्सन के ऊपर टैक्स कंप्यूटेशन होगा। जो आपने प्रीवियस ईयर में इनकम किए हैं उसके ऊपर आपका टैक्स जो कैलकुलेट होगा वो आपका कब होगा? असेसमेंट ईयर। और हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। वो 172 से लेकर 176 सेक्शन है जिसमें आपका कुछ एक्सेप्शन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप वेट भी कर रही है, उसमें हम देखेंगे कि कुछ जगह ऐसा भी होता है जहां पर इस साल इनकम किया, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में हमने टैक्स दिया। ऐसा ना हो कि जिस साल इनकम अराइज होता है उसी साल में टैक्स दिया जाता है। बट नॉर्मल केसेस में आप ये जान के चलिए, जिस साल आपने इनकम किए उसका आपका टैक्स नेक्स्ट ईयर यानी असेसमेंट ईयर में आपको देना होता है। यानी एक साल आपने इनकम किए, नेक्स्ट ईयर आपने टैक्स पेमेंट किए। इसलिए जिस साल आप इनकम करते हैं उसको इनकम ईयर बोल के जाना जाता है। जिस साल आपका टैक्स का कंप्यूटेशन होता है, टैक्स का पेमेंट होता है, उसको हम असेसमेंट ईयर के रूप में जानते हैं, टैक्स ईयर के रूप में जानते हैं। तो चलो अब हम आगे बढ़ते करके सबसे पहले हम बात करेंगे किसको लेके? असेसमेंट ईयर। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। आप लोगों ने इसको लिख लिया होंगे। तो आ जाओ, सबसे पहले हमारा असेसमेंट, ASSESSMENT, असेसमेंट ईयर, जिसको हम शॉर्ट में AYB बोलते हैं। इसको टैक्स ईयर भी बोला जाता है। असेसमेंट ईयर ये क्या है? असेसमेंट ईयर एक 12 महीने का समयकाल है जो शुरुआत होता है 1 अप्रैल से लेकर खत्म होता है नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को जाके। यानी 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक ये 12 महीने का जो समयकाल है जिसके दौरान हम किसी पर्सन का इनकम के ऊपर टैक्स का असेसमेंट करते हैं या टैक्स का पेमेंट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। तो क्या बोला मैंने? इट्स ए 12 months period starts from 1st of April and ended on 31st of March next year। ठीक है, समझ में आ गया? क्या बोला मैंने? असेसमेंट ईयर एक 12 महीने का समयकाल है जो आपका शुरुआत होता है, कमेंस होता है 1st of April एवरी ईयर। हर साल 1st of April को शुरुआत होता है और खत्म होता है कब? नेक्स्ट ईयर 31st of March। तो ये था हमारा असेसमेंट ईयर जहां पर हमारा टैक्स का एसेस किया जाता है या टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है, टैक्स का पेमेंट किया जाता है। इसलिए इसको मैंने बोला था दूसरा टैक्स ईयर भी बोला जाता है ना? बिल्कुल सही सोचे आपने। नेक्स्ट
असेसमेंट ईयर हमने बात की है किसके हिसाब से, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के हिसाब से। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट यानी प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर ही असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं कि नहीं। ये तो आपको बताया ना चार्जिंग सेक्शन में कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर, ये तो बताया गया ना। तो प्रीवियस ईयर जिसको हम शॉर्ट में पीवाई भी लिखते हैं, और यह हम बता रहे एज पर सेक्शन 3 के हिसाब से क्या होगा, व्हाट इज प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर के जस्ट प्रीवियस, असेसमेंट ईयर के जस्ट प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसी को हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर। जस्ट प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर के जस्ट प्रीसीडिंग जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, समझ में आ गया आपको मैं क्या बोला, एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं। Immediate preceding the assessment, इसके आगे एक बार लिख दो फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the assessment year is known as previous year। यानी वो फाइनेंशियल ईयर जो असेसमेंट ईयर के जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग है, डबल ईपीआरईसी डबल ईडीआरई, फाइनेंशियल ईयर जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग है किसका, असेसमेंट ईयर का। असेसमेंट ईयर के जस्ट प्रीसीडिंग जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रीवियस। क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये हुआ कि जिस साल आपने बिजनेस शुरू किए हैं, सपोज किए मैंने बिजनेस शुरू किया है 1/8/2020 को, तो 1/8/2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक ये मेरा पहला प्रीवियस ईयर किसके लिए, हमारा असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए, यानी 21-22 के लिए हमारा जो प्रीवियस ईयर होगा हमारा कौन सा होगा, वो हमारा होगा जिस दिन से हमने बिजनेस स्टार्ट किया उस दिन से लेके 31 मार्च तक। और अगर पुराना कोई बिजनेस है, ये तो मैंने बताया किसके लिए, नया बिजनेस के लिए। अगर कोई पुराना कोई बिजनेस है तो सपोज कीजिए कोई बिजनेस 1998 में स्टैब्लिश हुआ था, 1998 में अगर स्टैब्लिश हुआ है तो आज के हिसाब से, यानी अगर मेरा 2021-22 के हिसाब से मैं प्रीवियस ईयर देखना चाहूं, 2021-22 असेसमेंट ईयर के अगर प्रीवियस ईयर बताना चाहूं तो वो मेरा प्रीवियस ईयर कब से होगा, उसके लिए होगा 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 21 तक। यानी सीधी सी बात है, अगर कोई नया बिजनेस किसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान एग्जिस्टेंस में आ रहा है तो जिस दिन से वो इनकम सोर्स जनरेट हुआ, जिस दिन से वो इनकम सोर्स एग्जिस्टेंस में आया, या जिस दिन से आपका बिजनेस स्टैब्लिश हुआ उस दिन से लेकर 31 मार्च तक आपका पहला प्रीवियस ईयर होगा नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए। यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो आपका असेसमेंट ईयर है उसके लिए प्रीवियस ईयर जिस दिन से शुरुआत हुआ उस दिन से काउंटिंग होगा। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं ताकि आपको ये बात और क्लियर हो जाए। इसको इरेज कर दिए तो आपको समझ में आ गया। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं ताकि इसका हमें और क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो मैं एक एग्जिस्टिंग बिजनेस की बात करता हूं, जो बिजनेस ऑलरेडी चल रहा था पहले से ही, एग्जिस्टिंग बिजनेस। जो आपका स्टैब्लिश हुआ था 1 जून 1998 में मान लीजिए, ठीक है। तो ये बिजनेस के लिए असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए बताओ हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, बताओ। जैसे आप देख पा रहे हो एग्जिस्टिंग बिजनेस था, ऑलरेडी चल के रहा था, 98 से कंटिन्यूअस चल रहा था। जब 98 से कोई बिजनेस कंटिन्यूअस चल के आ रहा है तो हमारा 21-22 के लिए जो हमारा प्रीवियस ईयर होगा, 21-22 असेसमेंट ईयर के लिए जो प्रीवियस ईयर होगा वो इसका जस्ट प्रीवियस,
जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो फाइनेंशियल ईयर होगा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2021, यानी 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक ये जो आपका पीरियड होगा, इस पीरियड को हम क्या बोलेंगे? इस पीरियड का हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर। कौन सी के लिए? असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए। तो 21-22 के लिए हमारा जो प्रीवियस ईयर निकला वो क्या निकला? 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग बिजनेस था जो ऑलरेडी चलते हुए आ रहा था। तो जो चलते हुए आ रहा था उसका जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वही फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर बोल के माना जाएगा। यानी इस साल आप जो इनकम करेंगे, इसीलिए इसको इनकम ईयर बोलेंगे, इसी के ऊपर टैक्स का कंपटीशन होगा। कब? यहां पर जाके। इसीलिए हम इसको टैक्स ईयर बोलते हैं। इसको असेसमेंट ईयर भी बोला जाता है या टैक्स ईयर। इसको हम इनकम ईयर या प्रीवियस ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। तो आपको समझ में आ गया? ये मैंने किसके लिए बोला? जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके लिए बोला। अब अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस की जगह कोई नया बिजनेस स्टैब्लिश हो रहा है तो उसके लिए क्या होगा? अब हम उसको बात कर लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया तो इसको इरेज कर दो पहले आप लोग, मतलब लिख लो एक बार। लिख लिया आप लोगों ने? मैं इसको इरेज कर दूंगा फिर। चलो अब हम बात करेंगे कोई न्यू बिजनेस और न्यू प्रोफेशन हुआ तो क्या होगा। न्यू बिजनेस और न्यू प्रोफेशन। मान लेता हूं मिस्टर राम ने अपना एक अकाउंटिंग फर्म है जिसका नाम है राम एसोसिएट, जिनका स्थापना किया 1 अगस्त 2020 में। 1 अगस्त 2020 को स्टैब्लिश हुआ। ये अगर मान लो, अच्छा 1 अगस्त तक आया नहीं है तो एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा और पीछे कर लेते हैं, 1 मई कर लेते हैं। आप तो ठीक है ना? तो 1 मई 2020 को स्टैब्लिश हुआ था एक फर्म मिस्टर राम का, क्या नाम से? राम एसोसिएट के नाम से। तो बताओ ये जो राम एसोसिएट है इसका असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? यानी इसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा 2021-22 के लिए? सीधी सी बात, इसका प्रीवियस ईयर वही होगा जो 21-22 से प्रीवियस है, यानी कौन सा? 2020-21। अब 2020-21 में 1 अप्रैल से तो इसका इनकम सोर्स जनरेट हुआ ही नहीं था, ना कोई इनकम सोर्स उस टाइम था उसके पास। तो जब इनकम सोर्स एग्जिस्टेंस में नहीं आया था तो 1 अप्रैल से आप ले नहीं सकते। तो कब से लेंगे? जिस दिन से आपका बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, जिस दिन से आपका इनकम सोर्स अराइज हुआ है। किस दिन से हुआ है? 1 अप्रैल 2020 से। यानी 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 ये होगा हमारा प्रीवियस ईयर। कौन सी के लिए? राम एसोसिएट के लिए। कौन सा असेसमेंट ईयर है? 21-22 असेसमेंट ईयर के लिए प्रीवियस ईयर ये रहेगा। अब अगर बताओ, अगर नेक्स्ट असेसमेंट ईयर की बात करें तो असेसमेंट ईयर अगर 2022-23 की बात करें तो इस असेसमेंट के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? इस असेसमेंट के लिए प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2021-22। अब यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसके लिए वो एग्जिस्टिंग बिजनेस हो गया। इस साल में तो वो शुरुआत हुआ था, बट अब इस साल में कोई शुरुआत नहीं है, एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है। जब एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है तो उसका प्रीवियस ईयर पूरा कोई 12 महीने का समय का हो जाता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च प्रीवियस ईयर, मतलब जस्ट असेसमेंट ईयर का जस्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ही उसका प्रीवियस ईयर बोल के माना जाता है। वही जगह पर अगर कोई नया बिजनेस होता है तो हमने क्या देखे? जिस दिन से इनकम सोर्स जनरेट हुआ उस दिन से लेकर फाइनेंशियल ईयर के एंड तक यानी 31 मार्च तक वो उसका प्रीवियस ईयर बोल के माना जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया? तो यानी इस दौरान वो जो इनकम करेगा ये इसका इनकम ईयर हो जाएगा।
इस इनकम ईयर का टैक्स का पेमेंट होगा 21-22 में, इसीलिए इसको इसका टैक्स ईयर बोला जाएगा। टैक्स ईयर को हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। इनकम ईयर को हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। समझ में आ गया आपको? फाइनेंशियल ईयर यानी 12 महीने का समयकाल, ये सबको पता है, जिसका शुरुआत कब से होता है? फाइनेंशियल ईयर का शुरुआत हमेशा स्टार्ट होगा कब? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ये सबको पता है, ये फाइनेंशियल ईयर है। बट जिस फाइनेंशियल ईयर का टैक्स आप नेक्स्ट ईयर देते हो, जिस साल टैक्स देते हो, उसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। और जिस फाइनेंशियल ईयर इनकम के ऊपर टैक्स दे रहे हो, उस जिस साल में आप इनकम जनरेट कर रहे थे, उस इनकम ईयर को हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो जिस प्रीवियस ईयर में आप इनकम जनरेट करते हो उसको हम इनकम ईयर, जिस साल में आप टैक्स देते हो उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। अगर कोई पुराना बिजनेस है तो उसके लिए जिस प्रीवियस ईयर के ऊपर टैक्स हम असेसमेंट ईयर में दे रहा है वो पूरा पूरी सेम एज इट इज रहता है। मतलब अगर 2021-22 की बात करें वो पूरा 12 महीने का समय का सेम एज इट इज प्रीवियस ईयर उसका 12 महीने का रहेगा। बट अगर एग्जिस्टिंग जगह न्यू बिजनेस होगा तो जिस दिन से इनकम सोर्स जनरेट हुआ उस दिन से लेके 31 मार्च मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड 31 मार्च तक वो उसका प्रीवियस ईयर बोल के माना जाएगा। किसके लिए? असेसमेंट ईयर के लिए, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जिस साल उसका टैक्स कंप्यूटेशन होगा। अच्छा सर, अगर ये बिजनेस 1/5 को ना होके ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने 1 मार्च 2021 को स्टार्ट किया था, हैं? हो सकता है ना? तो अब बताओ क्या होगा? तो भी सेम कहानी, तब भी आपका यही रहेगा, ये 1 मार्च 21 से सॉरी 1/3/21 से लेके 31/3/21 तक इतने दिन के लिए इसका प्रीवियस ईयर बोल के माना जाएगा। किसका? असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। ये तो छोड़ ही दो, अगर 1/30 को स्टैब्लिश्ड होता तो 31 से लेके 31/3 तक यानी 31 मार्च तक आपका क्या बोल के होना था? प्रीवियस ईयर। किसका प्रीवियस ईयर? 21-22 का प्रीवियस ईयर बोल के। तो ये आपको समझ में आ गई यहां तक? चलिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। नॉर्मली हमने अभी आपको बताया था कि जिस साल हम इनकम करते हैं उसका टैक्स हम नेक्स्ट ईयर यानी असेसमेंट ईयर में जाके देते हैं। बट इसका कुछ एक्सेप्शन भी है जो हम सेक्शन 172 से लेकर 176 में देखते हैं। कुछ जगह ऐसा भी है जहां पर जिस साल इनकम अराइज होता है उसी साल ही हमें उसका टैक्स देना पड़ता है। इस एक्सेप्शन को लेकर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, आज इस क्लास में हम बात नहीं करेंगे। आज बस यही जान के रखो आप, जिस साल इनकम हुआ उसका टैक्स हम नेक्स्ट ईयर जाके देते हैं। बस अभी आज यही मान के चलो, जब हम एक्सेप्शन लेके बात करेंगे तब हम एक्सेप्शन देखेंगे मतलब इसका जो आपका कथन भी है इसके अगेंस्ट में, मतलब कि इसके अगेंस्ट में जो एक्सेप्शन है वो हम उसमें उस क्लास में हम देख लेंगे, ताकि आपको इसके बारे में और क्लियर व्यू आपको मिल जाएगा। अभी बस यही समझ के चलो कि जिस साल इनकम किया नेक्स्ट ईयर हमने टैक्स दिया, जिस साल इनकम किया उसको प्रीवियस ईयर बोलेंगे, जिस साल हम टैक्स देंगे उसको हम क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। समझ गए? तो चलो यहां तक हमें समझ में आ गया, इसको इरेज कर देते हैं हम। अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट, जो आज की क्लास में हमने बताया था कि ये भी हमें बात करना है। क्या बोले थे, याद है क्या? बिल्कुल सबको याद है। कौन सा? पर्सन। वही तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर तो टैक्स का कंप्यूटेशन होगा, उन्हीं को ही तो अल्टीमेटली टैक्स को देना है, उन्हीं को ही तो टैक्स का पेमेंट करना है। तो अब हम बात करेंगे हमारे पर्सन लेके, जो हम बात करेंगे एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। 2 सबसेक्शन 31 के हिसाब से 7 टाइप्स का पर्सन होता है। कितने टाइप का? 7 टाइप्स ऑफ पर्सन आर देयर। 7 टाइप का पर्सन होता है। इसी कारण से मैंने आपको बोला ना कि यहां पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, कोई भी ऐसा आप बोल सकते ना ऑब्जेक्ट भी अगर बोले तो वो भी सही एक तरीके से, मतलब जो चल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, वो भी टैक्स के अंदर एक पर्सन बोल के काउंट होता है। यानी कोई भी इनकम टैक्स के दायरे से बाहर नहीं, हर एक को यहाँ पर इनकम टैक्स के दायरे में रखा गया है। अभी जब मैं आपको 7 टाइप का पर्सन आपको बताऊंगा तो आप खुद ही बताएंगे सर फिर बाहर कौन रहा? सभी को तो टैक्स देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, सभी को ही टैक्स देना है। सभी को टैक्स देंगे तभी तो गवर्नमेंट को इनकम बढ़ेगा, गवर्नमेंट का इनकम होगा तभी तो गवर्नमेंट आपको कई फोल्ड करके आपको वापस कर पाएगा। तो इसीलिए अब हमको जानना क्या है कि हमारा जो 7 टाइप्स ऑफ पर्सन है वो क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा पर्सन, जो हमें बताया गया किसमें? 2 सबसेक्शन 31। 2 सबसेक्शन 31 में क्या बताया गया? देयर आर 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन। पर्सन का 7 कैटेगरी है, 7 टाइप है। क्या क्या 7 है? सबसे पहला इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जिसका खुद का सोचने का क्षमता, खुद का बोलने का क्षमता है,
सोचने समझने का बोलने का क्षमता जिसका होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल, सिंगल पर्सन। जैसे राम, श्याम, जदू, मधु, रानी, चानी, कहानी, कुछ भी हो सकता है। जो भी एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन हो गया जैसे मैं, वो भी क्या हो जाए, वो एक इंडिविजुअल बोल के माना जाएगा। यानी इंडिविजुअल पर्सन मतलब मिस्टर एक्स, मिस एक्स या मिसेस एक्स, ये सारा क्या बोल के माना जाएगा, इंडिविजुअल पर्सन। टैक्स के हिसाब से, टैक्स के नजर में इनको क्या कैटेगरी है, इंडिविजुअल। क्या बोल के है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के बाद दूसरा आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम बोलते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर हिंदू है, मुसलमान का नहीं है। नहीं, यहाँ पर हिंदू के लिए ही बोला गया है, टैक्स के हिसाब से मुसलमानों के लिए नहीं बोला गया है, यहाँ पर हिंदू के लिए बताया गया है। क्यों? क्योंकि एक कम्युनिटी में एक साथ वो लोग रहते हैं, एक घर में एक फैमिली रहते हैं, जिसका एक मेन कर्ता प्रधान रहता है, जो उस घर को चलाने का काम करते हैं। उस घर का इनकम का सारे का हिस्सा या उनका टैक्स पेमेंट का लायबिलिटी सब कुछ किसके नाम पे रहेगा, उन्हीं जो करता है, जो मेन पर्सन है, उन्हीं के ऊपर रहेगा। ऐसे कैटेगरी को हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यानी एक फैमिली का जैसे मिस्टर एक्स, उनका वाइफ यानी मिसेस एक्स, उनका माइनर चाइल्ड मान लीजिए राम, और उनका अनमैरिड अगर डॉटर है तो वो, अगर मैरिड हो गया डॉटर का तो वो दूसरे कैटेगरी का हिस्सा हो जाएगा, बट अगर अनमैरिड है तो वो उसी फैमिली का हिस्सा रहेगा, उसी HUF का हिस्सा रहेगा। तो इसीलिए आप उस फैमिली का जो मैंने आपको अभी बताया कि मिस्टर एक्स, मिसेस एक्स एंड हिज एंड देयर, कौन सा देयर, क्या बोला मैंने, देयर सन, ये जो है ये किसके अंदर माना जाएगा, एक कम्युनिटी, इकट्ठा एक फैमिली बोल के माना जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF का कर्ता कौन हो गया, फिर मेन पर्सन कौन हो गया, मिस्टर एक्स हो गया। ठीक है, ऐसे ही किसी के फैमिली में अगर दादाजी जिंदा है और दादाजी बिजनेस का सब कुछ इनकम टैक्स वगैरह सब कुछ देखने का काम करते हैं, तो वो हो गया क्या, HUF। नॉर्मली HUF को बनाने के पीछे एक रीजन है। HUF को बनाने के पीछे रीजन ये है, इंडिविजुअल एक एक जना का तो एक टैक्स पेमेंट मिल गया सबको, मान लीजिए। अब कुछ जैसे गिफ्ट वगैरह होता है, कुछ अदर सोर्सेज वगैरह इनकम जो होता है, जो फैमिली के नाम से होता है, तो उनके लिए एक अगर HUF बना के रखेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा टैक्स का लिमिट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर इन केस ऑफ किसी का डेथ हो जाता है, फैमिली का बड़े मेंबर का कोई किसी का डेथ हो जाता है, जो फैमिली का करता थे, उनके नाम पे जो भी संपत्ति वगैरह होता है, अब वो एलोकेट हो जाता है किसके अंदर, HUF के मेंबर्स के अंदर ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाता है। उसके लिए कोई आपको टैक्स का कोई अलग से लीगल प्रोसीडिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता। इसीलिए ज्यादातर केस में HUF बना के लोग चलते हैं, ताकि इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत आए तो क्या हो जाए, HUF का जो फैमिली मेंबर होगा, HUF का जो मेंबर हो गया, उनके अंदर वो HUF का जो संपत्ति होता है वो एलोकेट हो सके। इसीलिए HUF बनाया जाता है। एक तो एक टैक्स एक्स्ट्रा स्लैब मिल जाता है, और दूसरा आपको एक सुविधा मैंने आपको बता दिया। ये मेनली दो रीजन की वजह से HUF बनाया जाता है। इसको टैक्स की नजर में एक नजर नाम भी दिया गया, क्या नाम से, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से या HUF के नाम से। तो ये था हमारा सेकंड कैटेगरीज ऑफ पर्सन। इसके बाद हम जो बात करेंगे नेक्स्ट, तीसरा कैटेगरी जो होगा वो है हमारा फर्म, जिसको हम पार्टनरशिप फर्म भी कहते हैं। कोई एक कंसर्न अगर एक से ज्यादा, इंडिविजुअल में क्या है, एक ही जना था, अब अगर एक से ज्यादा जना मिलके कोई एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या लॉस शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट या लॉस दोनों में बिजनेस में दो ही चीज हो सकता है, प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा, तो प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग के रेशियो में अपना जब कोई एक कॉमन मोटो पे काम करते हैं या बिजनेस में काम करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में भी हो सकता है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से रजिस्टर्ड हो सकता है डीड ना हो, कोई ओरली कम्युनिकेशन हुआ हो तो भी उसको पार्टनरशिप बोल के माना जा सकता है। बट अगर टैक्स के नजर में आपको आना है तो आपको पार्टनरशिप डीड आपको रखना पड़ेगा कि आप लोगों का शेयर कितना है, आपका प्रॉफिट कितना है, आपका कैपिटल कितना है। इनका अगर आपको कोई रिटर्न में चाहिए तो वर्बल नहीं चलता, उसके इसमें आपको कम्युनिकेशन होना चाहिए, तब उसको आपको पार्टनरशिप डीड के द्वारा आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, जिसमें हर एक पार्टनर का अधिकार दायरा सब कुछ बता दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था पार्टनरशिप फर्म, जिसको हम फर्म बोलते हैं। ये पार्टनरशिप डीड के द्वारा रजिस्टर्ड होता है, कम्युनिकेट भी, मतलब वो रिटर्न भी हो सकता है और मे भी हो सकता है, वो ओरली भी हो सकता है। बट अगर टैक्स के नजर में आना है तो आपको मैंने बोला पार्टनरशिप डीड को क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। तो तीसरा जो था हमारा वो था फर्म। फर्म के बाद अगर पर्सन 7 से ज्यादा होता है तो उसको कंपनी के रूप में रजिस्टर करा सकते हैं आप, तो उसकी कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको रजिस्टर करा के जो आपका स्टेटस तैयार होता है, लीगल एंटिटी आपका तैयार होता है, उसको हम क्या बोलेंगे,
इसको हम बोलेंगे हमारा नेक्स्ट कैटेगरी, इसको हम बोलेंगे कंपनी, जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड होता है। किसके हिसाब से? कंपनीज एक्ट के हिसाब से। तो ये था हमारा फोर्थ कैटेगरी ऑफ पर्सन। नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ कैटेगरी है उसमें हम बात करेंगे बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या फिर आपका एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मैं आपको वही बता देता हूं, 5 नंबर एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इसको एओपी या पीओआई बोला जाता है। एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसमें कोई भी टाइप का पर्सन इसमें मेंबर हो सकता है। वही जगह पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के केस में सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन ही उनका मेंबर हो सकता है, कोई अदर पर्सन उनका मेंबर नहीं हो सकता। जैसे आपने क्लब वगैरह देखे होंगे, जैसे जीके क्लब, जय कृष्ण क्लब, आपको पता है इसमें जो मेंबर होता है वो कौन है? वो एक इंडिविजुअल पर्सन है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इनका रजिस्टर किया गया कॉमन मोटो पे, कोई प्रॉफिट लॉस का नहीं मोटो नहीं होता, इसमें एक कॉमन मोटो होता है, सभी का एक ही कॉमन मोटो रहता है, उसी कॉमन मोटो पे ये रजिस्टर्ड होता है। इनको हम क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जहां पर सिर्फ इंडिविजुअल्स मेंबर रहते हैं। और इंडिविजुअल्स की जगह अगर कोई भी पर्सन इसका मेंबर हो सकता है तो उसका हम बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जैसे समिति वगैरह आपने देख रखे होंगे, उसमें क्या होता है? कोई भी पर्सन मेंबर हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। उसी की जगह नेक्स्ट हमारा जो है उसको हम बोलते हैं लोकल अथॉरिटी। इसको हम एलएबी बोलते हैं, लोकल अथॉरिटी। जैसे आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, जैसे आपका पंचायत समिति हो गया, ये सब क्या है? ये सारा आपका लोकल अथॉरिटी बोल के जाना जाता है। ये भी टैक्स के अंदर एक पर्सन बोल के काउंट होता है, इनके ऊपर भी टैक्स का कंपटीशन होता है, समझे कि नहीं? तो कोई भी बाहर नहीं। अब अगर बाहर रह गया तो जो रह गया, जो चल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जिनका खुद का स्टेटस नहीं है, जैसे कि मान लो मंदिर हो, जैसे कि स्कूल हो, जैसे कोई कॉलेज हो, ये कहा जाएंगे। अब इन सब के लिए जो इनमें किसी में भी नहीं जाएगा, उनके लिए एक और खास 7th कैटेगरी रखा गया है, जिसको हम बोलते हैं एजेपी। क्या बोलते हैं? एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो चलो 7th कैटेगरी एजेपी, क्या लिखा है मैंने? एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो लिखो इसमें देखो इसका स्पेलिंग जुरिडिकल के हिसाब से हो रहा है, बट इसको जुडिशियल बोलना है ना, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया। एजेपी में इन कैटेगरीज में मतलब 1 2 3 4 5 6 इसमें जो भी आपका नहीं आया वो सब जाएंगे इस पर्टिकुलर टैक्स कैटेगरी के अंदर। मतलब जिन पर्सन का स्टेटस इनमें किसी में डिफाइन नहीं किया वो क्या है? वो एजेपी, सीधी सी बात है। जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे मान लो आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी, क्या हो जाएगा? ये आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोल के माना जाएगा। ठीक है, कोई भी पर्सन जिनका खुद का चलने का क्षमता नहीं, सोचने का क्षमता नहीं है, जो किसी और पर्सन के द्वारा चलाया जा रहा है, जो इन किसी कैटेगरीज में नहीं आ रहे हैं, तो वो किस में चला जाएंगे? वो चले जाएंगे हमारा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के अंदर। ये 7 कैटेगरीज का पर्सन है। इसी के वजह से आपका कोई भी पर्सन, इवन मंदिर ट्रस्ट सब एजेंट में चला जाता है, इसीलिए आपका कोई भी पर्सन टैक्स के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। वो इन 7 कैटेगरीज में तो जरूर ही आएंगे, और इसी कारण से उनका प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम होगा उसके ऊपर टैक्स कब देना पड़ेगा? असेसमेंट ईयर के दौरान देना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको? तो मैंने आपको 3 चीजें बताया मेनली। आज तो सबसे पहले हमने बात कर रहे थे चार्जिंग सेक्शन लेके सेक्शन 4, जिसमें हमने क्या बोला? इनकम ऑफ previous year of a person is chargeable to tax in the assessment year, जिसमें हमने असेसमेंट ईयर किसको बोले? कि हमारा जो 12 महीने का समयकाल है, जिसका शुरुआत 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक होगा, ये जो समयकाल होगा इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर, जिस ईयर में हमारा टैक्स का असेस किया जाता है। इस टैक्स असेसमेंट ईयर का जस्ट प्रीसीडिंग जो फाइनेंशियल ईयर है, जस्ट प्रीसीडिंग मतलब जस्ट पहले वाला, जस्ट पीछे वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में मैंने 2 चीज बताया कि कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है तो उसके लिए तो प्रीवियस ईयर जस्ट पीछे वाला पूरा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होगा। बट अगर कोई नया बिजनेस है तो जिस दिन से वो बिजनेस
क्या एग्जिस्टेंस में आया या जिस दिन से वो इनकम सोर्स एग्जिस्टेंस में आया उस दिन से लेकर 31 मार्च तक उसका प्रीवियस ईयर होगा। किसके लिए? असेसमेंट, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर यानी नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। समझ गए आप? तो ये आपका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर था। उसके बाद हमने बताया है कि जो हमारा टैक्स काउंट होता है प्रीवियस ईयर में वो किसके ऊपर होता है? पर्सन के ऊपर होता है। पर्सन किसको बोला जाता है? पर्सन, ये देखो यहाँ पर बताया गया 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन आर देयर। कोई भी पर्सन को इसके अंदर बाहर नहीं रखा गया, 7 कैटेगरीज यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया। इसमें सबसे पहला हमने क्या देखे? इंडिविजुअल सिंगल पर्सन। उसके बाद हमारा एचयूएफ, जब पूरा फैमिली हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एचयूएफ इंटू अनडिवाइडेड फैमिली। उसके बाद हमने क्या बोले? उसके बाद हमने बोले पार्टनरशिप फर्म या फर्म। उसके बाद हमने बोले कंपनी, जो कंपनी एक्ट के हिसाब से रजिस्टर होता है। उसके बाद एओपीबीवाई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। उसके बाद हमने क्या देखे? लोकल अथॉरिटी। एंड लास्ट लोकल अथॉरिटी में क्या बोले? जैसे अलवर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, आपका कोई ग्राम पंचायत हो गया, वो सब क्या हो गए? वो सब लोकल अथॉरिटी है। और जो इन 6 कैटेगरीज में किसी में नहीं जाएगा वो सब किस में जाएगा? लास्ट यानी एजीएपी में जाएगा। तो ये था हमारा 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप डाउट से इसको जरूर से क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।